हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, लगातार हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें लेते आ रहे हैं और इतिहास में लगभग हमने कई चैप्टरों को संगीन तरीके से बच्चों पढ़ लिया है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक आपके लिए बेहद खूबसूरत कंसेप्ट लेकर आया हूँ, चैप्टर लेकर आया हूँ बच्चों, जिसका नाम है बिजौलिया किसान आंदोलन। यानी अर्थात हम कहें कि हमने शुरुआत की थी बच्चों कल शुरुआत की थी बच्चों राजस्थान में राजनीतिक राजनीतिक जन जागरण ये हमने बच्चों कल जो शुरुआत की थी, इसमें हमारा जो पहला पोर्शन था बच्चों वह था किसान आंदोलन। क्या था बच्चों? किसान आंदोलन पहला पोर्शन है बच्चों, इसमें किसान आंदोलन। दूसरा हमारा इसमें जो पोर्शन था वह था जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और आपके जनजातीय बच्चों आंदोलन। और तीसरा आपका जो इसमें पोर्शन था बच्चों वह आपका था क्रांतिकारी घटनाएं। और चौथा आपका बच्चों इसमें जो पोर्शन था वो आपके था इसमें पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं। अब ये दो आखिरी चैप्टर हैं बच्चों, ये इन दोनों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। किसान आंदोलन और आपके जनजातीय आंदोलन इन दोनों के अंतर्गत आ जाती हैं पत्र पत्रिकाएं एवं जो है संस्थाएं, या हम कहें क्रांतिकारी घटनाएं। तो किसान आंदोलन बच्चों हमने शुरुआत की थी, यानी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना अपने राजस्थान में या भारत में नहीं हुई थी, उससे पहले बच्चों दो तरह की रियासतें थी, दो तरह की जमीनें थी। एक होती थी बच्चों खालसा, जो सीधे शासक के नियंत्रण में थी। एक होती थी बच्चों जागीर, जो किसके नियंत्रण में थी? जमींदार या ठिकाने के नियंत्रण में थी। जमींदार या ठिकानेदार उनको उस जमीनों को बटाई पर देता था किसानों को, और किसान उस पर खेती करते और जो पैदावार निकलती वो ठिकानेदार को टैक्स के रूप में उसमें से कुछ ठिकानेदार को दिया जाता, और ठिकानेदार स्वयं टैक्स के रूप में किसको देता? राजा को देता। और राजा किसको देता बच्चों? आपकी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को जो है वह टैक्स देता। इस तरह का प्रचलन बच्चों सामने आया। तो हमने जो किसान आंदोलन शुरू किया उसमें हमने फिर कई कर पढ़े, जैसे सिगोटी कर आपका हो गया, जैसे कुंवर जी का घोड़ा कर हो गया। इस तरह के कई कर पढ़े, कई जमीनों पढ़े, जैसे कांकड़ जमीन, गोचर जमीन हमने पढ़ी, डिमड़ू जो डिमड़ू जमीन थी वह भी हमने पढ़ी। अर्थात हम कहे कि हमने जमीनों के प्रकार भी पढ़ लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बाद, और हमने जो टैक्स उन्होंने लागू किए वह तथ्य भी हमने पढ़ लिए। अब बच्चों किसान आंदोलन में आप एक तथ्य और लिखिए, किसान आंदोलन के कारण। उसी कल वाला पार्ट में ही लिखना है आपको, या कल वाले जो चैप्टर है उसी में लिखना है किसान आंदोलन के कारण। किसान आंदोलन के क्या कारण थे बच्चों जो किसान आंदोलन हुए? चलिए इसमें देखिए, पहला यदि हम कारण देखें बच्चों तो आपका पहला महत्वपूर्ण इसमें बच्चों कारण यही आता है कि टैक्सों में लगातार वृद्धि करना, यानी कर या लगानों में वृद्धि करना। यानी अर्थात हम कहें कि कंपनी के द्वारा, या हम कहें अंग्रेजों के द्वारा, या हम कहें बच्चों किसके द्वारा? ठिकानेदार के द्वारा जो कर हैं या जो टैक्स हैं आपके, उसमें लगातार क्या किया जा रहा था बच्चों? वृद्धि की जा रही थी। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो भारतीय किसानों का अपमान करना, भारतीय किसानों का अपमान करना, भारतीय किसानों का अपमान करना भी बच्चों एक महत्वपूर्ण कारण था किसान आंदोलन का। तीसरा यदि हम देखें बच्चों तो किसानों पर कर्जा बढ़ना, किसानों पर कर्जा बढ़ना भी बच्चों किसान आंदोलन का जो है एक महत्वपूर्ण पहलू था, एक महत्वपूर्ण तथ्य था बच्चों। और इसके बाद यदि हम इसमें एक और देखें तो बेगार लगाना, यानी किसानों को क्या लगाना बच्चों? बेगार लगाना। बेगार क्या होता है बच्चों? बे यानी बिना, गार मतलब एक तरीके से हम कहें कि बेगार लगाने का अर्थ निकलता है बच्चों बिना वेतन के कार्य कराना।
बेगार लगाना क्या होता है? बिना वेतन के कार्य कराना। आप लिख सकते हो बिना वेतन के कार्य कराना क्या होता है बच्चों? बेगार लगाना होता है, बिना वेतन के कार्य कराना। ये क्या है बच्चों? बेगार लगाना इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम इसमें एक लाटा कुंटा भी लिख सकते हैं बच्चों। एक पांचवा और लिख लीजिए बच्चों, पांचवा लाटा कुंटा। लाटा कुंटा, एक इसमें लाटा कुंटा भी बच्चों जो है लिख लीजिए आप। देखिए किसान आंदोलन के कारण, यानी क्या कारण थे कि किसान आंदोलन जो है अपने राजस्थान में पनपा बच्चों। पहला है कर या लगानों में लगातार वृद्धि करना, यानी अनियंत्रित रूप से टैक्स लेना। दूसरा है किसानों पर कर्जा बढ़ना। तीसरा है भारतीय किसानों का जो है बच्चों अपमान करना। चौथा है बेगार या लगान लेना और बेगार लगाना बच्चों। और पांचवा है लाटा कुंटा। लाटा कुंटा क्या होता है बच्चों? जैसे आपके खेत में आपने फसल काट ली है और पूरी फसल को एक अच्छे स्थान पर हम साफ करके उसको एकत्रित करके रख देते हैं, ताकि जो है थ्रेसर आएगी या कंपाउंड जो भी आप जो मशीनरी का आपके क्षेत्र में उपयोग करते हैं वह मशीनरी आएगी तो उस फसल से अनाज निकाला जाएगा। तो जब उसमें क्या होता था बच्चों को, डायरेक्ट राजा के जो सिपाही थे यानी ठिकानेदार के जो सैनिक थे बच्चों, वो पहुंच जाते थे किसानों के पास। और जब वो फसल उसमें रखी है बच्चों, मतलब उसके निकले नहीं है अनाज, वो फसल को एकत्रित करके रखा गया है, उस जगह पर आकर के सीधा बोलते कि ये तेरी फसल 100 कुंटल होगी। जबकि अगर उसकी फसल मान लो 150 कुंटल थी तो उसको नुकसान हो जाता था। जैसे उसकी फसल थी 150 कुंटल, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपकी तो ये 100 कुंटल है, तो उनको माननी पड़ती कि ये 100 कुंटल ही है। अर्थात हम एक तरीके से ये कहें कि इसमें क्या है, टैक्स देख कर लिया जाता था। जैसे किसी के सिर्फ 10 किलो ही अनाज निकला है, किसी के 10 किलो ही निकला है, मान लीजिए 10 किलो अनाज ही निकला है, लेकिन उसको देखकर उन्होंने कह दिया कि ये तो 15 किलो है, ये तो 15 किलो है, तो उस पर टैक्स तो 15 किलो के हिसाब से लगेगा, जबकि अनाज उस पर कितना निकला है बच्चों? 10 किलो निकला है। तो इस तरह लाटा कुंटा मतलब एक तरीके से बोली लगाना होता है। पूरों की जो पूरे होते हैं अनाज की, उनकी क्या लगाना होता है? बोली लगाना होता है बच्चों, यानी अनुमान लगा करके क्या निर्धारित कर देना? टैक्स निर्धारित कर देना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाटा कुंटा कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसान आंदोलन के कारण एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबको दिख तो रहा है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बच्चों शुरुआत करते हैं हमारी बिजौलिया किसान आंदोलन की। ये सभी किसान आंदोलनों में प्रचलित है बच्चों। आप किसी भी किसान आंदोलन के बारे में पूछें तो ये तथ्य आपको मूल रूप से याद रखने हैं कि क्या कारण रहे होंगे। मैंने आपको समझा दिया है क्या कारण रहे थे। अब डालिए बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन। आज हम जल्दी से बिजौलिया किसान आंदोलन को पढ़ लेते हैं बच्चों। बिजौलिया किसान आंदोलन, देखिए बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन, यदि हम बिजौलिया किसान आंदोलन को देखें बच्चों तो सबसे बड़ी बात कि इसकी ये शुरुआत कब हुई, यानी प्रारंभ, ऐसे लिख लो प्रारंभ। प्रारंभ बच्चों कब हुआ? 1897 में। कब हुआ बच्चों? 1897। प्रारंभ कब हुआ बच्चों? 1897 में। और इसमें ही हम लिख सकते हैं 1941 तक चला। कब तक चला बच्चों? 1941 तक। ठीक है, 1897 में प्रारंभ हुआ, 1941 तक चला। और इसमें हम पीछे ही लिख दें लगभग 44 वर्ष चला। ये भी लिख दो आप, 44 वर्ष चला, कोष्टक में लिख लेना 44 वर्ष चला। यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है बच्चों? बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1897 में। कब तक चला बच्चों? 1941 तक चला। और कब चला, कब कितने वर्ष चला बच्चों? लगभग 44 वर्ष चला। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में। इसके अलावा चलिए अब हम बिजौलिया जो ठिकाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। देखिए बिजौलिया जो ठिकाना है बच्चों, यानी बिजौलिया की स्थापना बच्चों अशोक परमार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? अशोक परमार के द्वारा। आपके राणा सांगा थे बच्चों, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। अशोक परमार जो है बच्चों मूल रूप से भरतपुर के होते हैं। जगनेर एक जगह है भरतपुर में, वहाँ के होते हैं। ये राणा सांगा की पूर्ण रूप से सहायता करते हैं, पूरी अपनी सेना लगा देते हैं राणा सांगा के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, खानवा के युद्ध में। और पूर्ण समर्थन करते हैं, कौन करते हैं बच्चों? अशोक परमार, जिससे राणा सांगा बेहद खुश होते हैं और अशोक परमार को जो है बिजौलिया यानी ऊपरमाल की जागीर प्रदान करते हैं। बच्चों इस बिजौलिया को ऊपरमाल बोला जाता है, मैं अभी आपको आगे लिखाऊंगा। तो ऊपरमाल की जागीर प्रदान करते हैं
उसका नाम परिवर्तित करके बिजोलिया की जागीर उसको नाम रख दिया जाता है अशोक परमार के द्वारा। अर्थात हम कहें कि बिजोलिया जो ठिकाना है इसकी स्थापना किसने की बच्चों? अशोक परमार ने की। किसने अशोक परमार को दान में दी बच्चों? किसने दी? आपके राणा सांगा ने दी। कब दी बच्चों? 1527 खानवा के युद्ध के बाद दी बच्चों। और अशोक परमार कहाँ के थे बच्चों? मूल रूप से जगनेर के थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखना है कि सबसे पहली बात तो आपको ये लिखना है कि जो बिजोलिया है, बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता है। किस में आता है बच्चों? मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत में आता है। मेवाड़ रियासत में भी कहाँ पे आता है बच्चों? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहाँ पड़ता है बच्चों? भीलवाड़ा, मेवाड़ रियासत में आता है। ये तथ्य आपको याद रखना है बच्चों। बिजोलिया कहाँ पड़ता है बच्चों? बिजोलिया आपके मेवाड़ रियासत में आता है। एक मिनट बच्चों, ये ब्लर हो रहा है क्या बार बार? अब मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए, आपको ये याद रखना है बच्चों, बिजोलिया मूल रूप से कहाँ आता है बच्चों? बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता है, बिजोलिया मूल रूप से किस में आता है? मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत में भी पूछे तो आपके भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, इसमें क्या आता है? बिजोलिया। तो यहाँ पे ही आप लिख सकते हो भीलवाड़ा। बिजोलिया कहाँ पड़ता है बच्चों? भीलवाड़ा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। अब देखिए बिजोलिया के बारे में लिखते हैं बच्चों। बिजोलिया के बारे में हमको क्या लिखना है बच्चों कि बिजोलिया जो है बच्चों, इसकी स्थापना किसने की बच्चों? अशोक परमार के द्वारा की गई, जिसका मूल स्थान कहाँ था बच्चों? जगनेर था। तो इसमें लिखिए बिजोलिया की स्थापना, बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई, अशोक परमार के द्वारा की गई, जो मूल रूप से भरतपुर के थे, जो मूल रूप से जगनेर। कई बार पूछा जाता है बच्चों ये फैक्ट कि अशोक परमार कहाँ के थे? मूल रूप से जगनेर। जगनेर के पीछे कोष्टक में लिख लेना बच्चों भरतपुर। जगनेर के थे, यानी भरतपुर के थे। जगनेर कहाँ पड़ता है बच्चों? भरतपुर में। तो बिजोलिया की स्थापना बच्चों किसने की? अशोक परमार के द्वारा की गई। और अशोक परमार मूल रूप से कहाँ के थे बच्चों? जगनेर भरतपुर के थे। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ पड़ता है बच्चों? भीलवाड़ा में। प्रारंभ हुआ 1897 में, कहाँ तक चला? 1841 तक चला, लगभग 44 वर्ष चला। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता है। भीलवाड़ा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बिजोलिया पड़ता है। और बिजोलिया की स्थापना बच्चों अशोक परमार के द्वारा की गई, और जिसका क्या है मूल, यदि हम देखें अशोक परमार कहाँ के थे? जगनेर। जगनेर कहाँ पड़ता है बच्चों? भरतपुर में आपके पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगली लाइन से लिखिए बच्चों, ऐसे ही एरो लगाते लगाते लिखते चलिए। अशोक परमार के द्वारा खानवा के युद्ध में, अशोक परमार के द्वारा खानवा के युद्ध में किसकी बच्चों? आपके राणा सांगा की सहायता की गई, जिससे खुश होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बच्चों उपरमाल की जागीर भेंट की। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, यदि पूछा जाए कि बिजोलिया
की स्थापना किसने की? तो किसने की बच्चों? अशोक परमार ने की। पूछा जाए ऊपरमाल की जागीर की स्थापना किसने की? आपके किसने की? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर दान में दी, जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके बिजौलिया रखा गया। तो अशोक परमार के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की गई, जिससे खुश होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को क्या है बच्चों? ऊपरमाल की जागीर प्रदान की या फिर भेंट की। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, इसमें एक और हम बात लिख सकते हैं जो है इसमें ही लिख लीजिए बच्चों। बिजौलिया में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। बिजौलिया में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। ये तथ्य भी बच्चों आपको याद रखना है कि बिजौलिया में कुछ जाति के किसान थे बच्चों, आपके धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। ये आपको याद रखना है बच्चों। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ठिकानेदार बच्चों अशोक परमार बन चुके हैं। अशोक परमार से लेकर कई यहाँ ठिकानेदार बने बच्चों, लेकिन एक ठिकानेदार हुए हैं बच्चों जिनका नाम है केशव दास। यानी अशोक परमार के बाद, अशोक परमार तो भरतपुर के थे, वो खानवा के युद्ध को खत्म होते ही और वो अपने जगनेर भरतपुर आ जाते हैं बच्चों। यानी उनको ये ठिकाना जो है वो किस में मिल जाता है बच्चों? जागीर में मिल जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? राणा सांगा के द्वारा। तो उनको जागीर में ये ठिकाना मिल जाता है, तो वह वहाँ तो रुक नहीं सकते, वह तो अपने मूल जो स्थान है जगनेर वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ कई ठिकानेदारों को नियुक्त करके जाते हैं। लगातार कई ठिकानेदार यहाँ बदलते रहते हैं। एक ठिकानेदार आते हैं बच्चों, उनको हम पढ़ते हैं केशव दास। इसी में आप हेडिंग डाल लीजिए केशव दास। एक ठिकानेदार आते हैं बच्चों, क्या नाम है? केशव दास। तो अशोक परमार तो चले गए बच्चों ये स्थापना करके, फिर कई ठिकानेदार हम पढ़ेंगे। तो केशव दास एक ठिकानेदार आते हैं बच्चों। तो केशव दास क्या करते हैं बच्चों? जब मराठाओं का आक्रमण होता है आपके इस बिजौलिया वाले क्षेत्र पर, तो केशव दास किसानों की सहायता करते हैं और किसान भी उनकी सहायता प्रदान करते हैं। मतलब एक दूसरे के आपसी सहयोग से ये मराठाओं को खदेड़ देते हैं बच्चों इस स्थान से। ये तथ्य आपको याद रखना है। तो जनता द्वारा मराठाओं के विरुद्ध में केशव दास को सहायता प्रदान की गई। तो इसमें लिखिए आप, जनता द्वारा मराठाओं के आक्रमण पर केशव दास की सहायता की गई। अर्थात ठिकानेदार, यानी ये ठिकानेदार है ना बच्चों, तो अर्थात ठिकानेदार व जनता या बच्चों किसान लिख लेना, जनता या किसानों के संबंध बहुत अच्छे थे। मतलब बच्चों एक बार क्या होता है, बस आपको इतना तथ्य याद रखना है, केशव दास के टाइम पे मराठों का आक्रमण होता है बच्चों, तो जनता द्वारा या उनका किसानों द्वारा केशव दास की सहायता की जाती है और केशव दास उन मराठाओं को खदेड़ देते हैं इस क्षेत्र से। अर्थात जनता या किसान और जो केशव दास जी हैं यानी ठिकानेदार हैं, उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं बच्चों। तो केशव दास के बारे में आपको ये याद रखना है बस कि मराठाओं ने आक्रमण किया, यानी बिजौलिया पर कब मराठाओं ने आक्रमण किया? केशव दास के काल में। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। यानी हम ये देखें बच्चों, तो ये जो सिलसिला था वो कब तक चलता रहा बच्चों? गोविंद दास तक चलता रहा। तो इसमें ही अच्छे थे। और यह सिलसिला, इसी में लिखते चलो बच्चे, और यह सिलसिला या प्रथा, ऐसे लिख लीजिए, यह प्रथा गोविंद दास तक चलती रही। यानी गोविंद दास यहाँ के नए ठिकाने बने बच्चों, गोविंद दास तक चलती रही। अर्थात गोविंद दास यहाँ के ठिकानेदार बने, तब तक किसान और क्या बच्चों? किसान और ठिकानेदार आपसी सहयोगी थे, एक दूसरे के सहयोगी थे। तो यह प्रथा बच्चों लगातार कब तक चलती रही? आपके गोविंद दास तक बच्चों चलती रही। अर्थात किसान और ठिकानेदार बच्चों आपसी सहयोगी हैं। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं, अर्थात किसान व ठिकानेदार
आपसी सहयोगी हैं, आपसी सहयोगी हैं। ये बच्चों बात आपको याद रखनी है। अर्थात हम कहें तो किसान और ठिकानेदार बच्चों क्या है, आपसी सहयोगी हैं। किसके बच्चों, बिजौलिया किसान आंदोलन के। अब देखिए गोविंद दास की बच्चों मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई, गोविंद दास की। और यहाँ एक नए ठिकानेदार बनते हैं, वहां से दिक्कत प्रारंभ होती है। अब तक कुछ नहीं चल रहा है बच्चों। अब तक जो पुराने ठिकानेदार थे, देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है कि बिजौलिया जो थी अशोक परमार को दे दी गई, राणा सांगा के द्वारा दे दी। तो राणा सांगा क्या करते हैं बच्चों, वहां से चले जाते हैं जगनेर। तो वहां क्या नियुक्त करके जाते हैं, ठिकानेदार नया। और वहां ठिकानेदार बनते हैं बच्चों केशव दास। केशव दास के काल में बच्चों मराठा जो थे वो आक्रमण कर देते हैं बिजौलिया पर। जब मराठा आक्रमण करते हैं तो केशव दास किसानों के सहयोग से उन मराठाओं को खदेड़ देते हैं, अर्थात ठिकाने को बचा लेते हैं सुरक्षित। ये जो प्रथा थी बच्चों, यानी सामंतों का या और जो किसान है यानी ठिकानदारों किसानों के बीच आपसी जो सहयोग है वो किसके दौर तक चलता रहा बच्चों, गोविंद दास के दौर तक चलता रहा। अर्थात हम कहेंगे गोविंद दास जो ठिकानदार थे, जब तक किसान और जो ठिकानेदार है वे आपसी सहयोगी थे, मृदुल भावी थे एक दूसरे के साथ। अब देखिए उनकी गोविंद दास की मृत्यु के बाद क्या तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है। तो उन जो बच्चों 1894 है, तो 1894 ईस्वी में गोविंद दास की जो है मृत्यु हो जाती है और किसानों के लिए एक नया ठिकानेदार मिलता है। लिखिए सन 1894 में बच्चों किसकी मृत्यु हो जाती है, गोविंद दास की। सन 1894 ईस्वी में गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है एवं आपके बच्चों कृष्ण सिंह, किसको बच्चों, कृष्ण सिंह को यहाँ का क्या बनाया जाता है बच्चों, नया ठिकानेदार बनाया जाता है। इसको कृष्ण सिंह भी बोलते हैं बच्चों और किशन सिंह भी बोलते हैं, ये याद रखना आप। कृष्ण सिंह या किशन सिंह को बिजौलिया का, कृष्ण सिंह या किशन सिंह को बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनाया जाता है, नया ठिकानेदार बनाया जाता है, नया ठिकानेदार बनाया जाता है बच्चों। किसको बनाया जाता है, आपके किशन सिंह को या कृष्ण सिंह को। किसके को बच्चों, बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनाया जाता है। यानी गोविंद दास की बच्चों मृत्यु हो गई। अब जो किशन सिंह है यहाँ से बच्चों क्या है, पूरी समस्या उत्पन्न हो जाती है किसानों के लिए। ये नई नई बागें लागू करना प्रारंभ कर देता है, अच्छे अच्छे टैक्स लेना प्रारंभ कर देता है। अर्थात हम कहें कि किसानों को कर्जा, एक तरीके से किसानों पर बच्चों कर्जा बढ़ने लगता है। यहाँ से बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है बच्चों। यानी गोविंद दास की मृत्यु हो गई और कृष्ण सिंह बिजौलिया को नए ठिकानेदार के रूप में बच्चों प्राप्त हो गए। ये तथ्य आपको बच्चों याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि किशन सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के टैक्स लगाए। तो आपको याद रखना है बच्चों, इंपोर्टेंट लगा के लिखिए इसको, तो इंपोर्टेंट लगा के लिखिए। किशन सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार की लाग-बाग लगाई, 84 प्रकार के टैक्स लगाए, या हम कहें बच्चों लाग-बाग लगाई। 84 प्रकार के टैक्स किसने लगाए बच्चों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है किसने लगाए, किशन सिंह ने। अर्थात हम कहें कि गोविंद दास की मृत्यु के बाद जब किशन सिंह यहाँ के ठिकानेदार बनते हैं, नए ठिकानेदार के रूप में जो बिजौलिया को प्राप्त होते हैं, तो वह आते ही भूमि बंदोबस्त जो नीति थी यहाँ की उसको परिवर्तित कर देते हैं और उसमें 84 प्रकार के नए टैक्स बच्चों बढ़ा देते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है। यानी 84 प्रकार के टैक्स किसने लगाए बच्चों, किशन सिंह ने लगाए। ये भी आपको तथ्य याद रखना है। अब बच्चों किशन सिंह के विरुद्ध में सबसे पहले जो है आंदोलन 1855 में प्रारंभ किया गया। तो अगली लाइन में बच्चों हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली लाइन में लिखते हैं बच्चों हम, चलिए। बिजौलिया आंदोलन प्रारंभ नहीं किया गया बच्चों, सिर्फ किशन सिंह के विरुद्ध में। तो आपको लिखना है किशन सिंह के विरुद्ध में 1895 में पहली बार
किसानों ने आवाज उठाई, किसानों ने आवाज उठाई, जो कि असफल रही, जो कि बच्चों क्या रही, असफल रही। यानी किशन सिंह नहीं माना, असफल रही, मतलब किशन सिंह ने दमन कर दिया इस आवाज का कि आप मुझ पर कुछ नहीं बोल सकते, मैं यहाँ का ठिकानेदार हूँ। इस तरीके से उसने क्या दमन कर दिया इस आवाज का। तो किशन सिंह के विरुद्ध में सबसे पहले आवाज कब उठी बच्चों, आपको याद रखना है 1895 में। अब बच्चों क्या होता है, अब नया मोड़ आ जाता है इसमें कहानी में। अब तक क्या हो रहा था बच्चों, अशोक परमार को जमीन मिली, केशवदास शासक बने, केशवदास किसानों के सहयोगी रहे, उन्होंने मराठाओं से किसानों को बचाया। उसके बाद गोविंद दास शासक बने, वो भी किसानों के सहयोगी रहे। लेकिन गोविंद दास की मृत्यु के बाद किशन सिंह नए ठिकानदार बनते हैं। पूरी भूमि नीति जो होती है बच्चों, जमीन की नीति होती है, उसको परिवर्तित कर देते हैं, भू राजस्व व्यवस्था को बदल देते हैं। और किशन सिंह बच्चों 84 प्रकार के टैक्स किसानों पर लागू कर देते हैं। किशन सिंह ही क्या करते हैं बच्चों, किशन सिंह के खिलाफ ही पहली बार 1895 में बच्चों आवाज उठाई जाती है, जो कि किशन सिंह उस आवाज को दबा देते हैं, उस आवाज का दमन कर देते हैं। अब नया तथ्य आता है बच्चों, एक किसान जो है गंगाराम नाम के व्यक्ति हैं किसान, उनकी मृत्यु भोज का प्रोग्राम चल रहा था बच्चों। और इसमें एक लाइब्रेरी अध्यक्ष, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, साधु सीताराम दास, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे बच्चों जिसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, क्या नाम बच्चों, साधु सीताराम दास। देखिए मैं आपको एक बार तथ्य बताऊं पूरा, आपके साधु सीताराम दास लाइब्रेरी अध्यक्ष है बच्चों, साधु सीताराम दास, ये बच्चों लाइब्रेरी अध्यक्ष हैं। एक किसान के यहाँ बच्चों मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था, आपके गिरधारीपुरा गांव है बच्चों, उसमें चल रहा था। किस में चल रहा था बच्चों, आपके गिरधारीपुरा गांव में चल रहा था। गंगाराम धाकड़ जो एक किसान की मृत्यु हो गई थी, उसके मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। तो बिजौलिया के सभी किसान एकत्रित हुए थे बच्चों। तो सभी किसान एकत्रित हुए, 1897 की बात है बच्चों ये। तो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि यार ये गोविंद दास जी बहुत अच्छे ठिकानेदार थे, उन्होंने हमसे कभी भी टैक्स नहीं लिया, हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं, हम भी उनके सहयोगी थे, कभी बेकार नहीं लेते, कोई लगान नहीं लगाते बेमतलब की। तो एक तरीके से हम कहें गोविंद दास की तारीफ की जा रही थी। और दूसरी तरफ कई किसान बोल रहे थे कि जब से ये किशन सिंह आया यार, इसने तो नाक में दम कर रखा है, 84 प्रकार के टैक्स ले रहा है, बताओ हमसे 84 प्रकार के। वैसे ही एक तो खेती नहीं हो रही, वैसे ही खेती नहीं हो रही, अकाल का समय चल रहा है, ऊपर से 84 प्रकार के इसने टैक्स हम पर निर्धारित कर रखे हैं। इस किशन सिंह का कुछ करना पड़ेगा। ये साधु सीताराम दास सब चुपचाप सुन रहे थे। ये पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं बच्चों, कौन होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, यानी लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं बच्चों। ये चुपचाप सुन रहे थे। सब किसान बातें कर रहे थे आपस में। फिर ये उनको सलाह देते हैं, उनके पास जाते हैं कि यार आप बेवकूफ़ आदमी हो, जब आपको पता है कि आपके ठिकानेदार आप पर टैक्स लगा रहा है, आप पर लागबाग आपका कौन लगा रहा है बच्चों, ठिकानेदार, क्योंकि ये लागबाग ऊपर से तो निर्धारित नहीं हुई है। अगर ऊपर से निर्धारित ऊपर से निर्धारित ये हुई होती तो पहले वाले जो ठिकानेदार थे वो भी तो लगाते आप पर। भाई गोविंद दास थे, केशव दास थे, और भी कई ठिकानेदार निकले हैं, वो सब लगाते आप पर टैक्स, लेकिन ये ऊपर से निर्धारित नहीं हुई है। ये तो ये लगा रहा है ना, कौन लगा रहा है, किशन सिंह। तो इस किशन सिंह का क्या करना चाहिए, आप बेवकूफ़ हो, आप तो कहाँ जाइए, मेवाड़ महाराणा के पास जाइए। भाई किसके पास जाइए, मेवाड़ के महाराणा साहब के पास जाइए और उनसे शिकायत करिए इस किशन सिंह की। इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ से नए ठिकानदार आएगा अपने लिए, और आपके जो टैक्स हैं, आप पे जो लागबाग है, वो पूरी निरस्त हो जाएंगी। किसने दी सलाह, साधु सीताराम दास। तो ये बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था, हम इसको ये कह सकते हैं। प्रथम चरण में कौन नेतृत्व करता है बच्चों, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जी कहते हैं कि आप क्या कीजिए, इस किशन सिंह के खिलाफ आंदोलन कीजिए। आप कहाँ जाइए, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा के पास जाइए बच्चों, और क्या कीजिए, इस किशन सिंह का विरोध कीजिए। ये कौन कहते हैं बच्चों, साधु सीताराम दास। चलिए ये था बच्चों यहाँ तक का तथ्य। तो अब हम उस पर जाते हैं क्लास पर। तो क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है बच्चों, आपके किसानों ने पहली बार आवाज उठा दी। किसमें बच्चों, बिजौलिया किसान आंदोलन की पहला बिगुल बजा दिया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब होगा बच्चों सफल, क्योंकि अब कौन मिल चुके हैं आपको, साधु सीताराम दास मिल चुके हैं बच्चों। तो सन 1897 की बात है बच्चों। ऊपरमाल जो किसान है उसमें बच्चों गंगाराम किसान के घर क्या चल रहा था, मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। तो लिखिए आप इसमें एरो लगाकर या इंपॉर्टेंट लगाकर ही लिख लीजिए बच्चों इसको। सन 1897 में
ऊपर माल में गंगाराम किसान के मृत्यु भोज में, गंगाराम किसान के मृत्यु भोज में, गंगाराम किसान के बच्चों किसमें, मृत्यु भोज में क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों गिरधारीपुरा नामक गांव में एकत्रित हुए भोज में। 1897 में ऊपरमाल में गंगाराम किसान के मृत्यु भोज में गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा बच्चों ये ऊपरमाल की तो पूरी जागीर थी, है ना, कंफ्यूज मत होना। गिरधारीपुरा गांव में सभी किसान एकत्रित हुए, सभी किसान बच्चों एकत्रित हुए और पहली बार किशन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई, किशन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। और पहली बार बच्चों क्या किया उन्होंने, किशन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। किसने उठाई बच्चों, किसानों ने, जिसका नेतृत्व आवाज उठाई, पहली बार आवाज उठाई, जिसका नेतृत्व यहीं से लिख लीजिए बच्चों, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। किसका नेतृत्व किया बच्चों, कि आप किसानों के उसके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ क्या कीजिए, आवाज उठाइए। जिसका नेतृत्व किसने किया बच्चों, साधु सीताराम दास ने किया। यह आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब इतनी बात हो गई बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने लिख ही लिया होगा। क्या लिख रहा है बच्चों इसमें, देखिए आप इस पीडीएफ में देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप, अच्छे से आपको समझ में जाएगा। चलिए देखिए, किशन सिंह के विरुद्ध 1895 में पहली बार किसानों ने आवाज उठाई, जो कि असफल रही। कब उठाई बच्चों, 1895 में, आपको ये याद रखना है। उसके बाद बच्चों 1897 में क्या होता है, जो आपके किसान है बच्चों, ऊपरमाल का जो जागीर है उधर सभी एकत्रित होते हैं। गिरधारीपुरा गांव का नाम होता है बच्चों, और गंगाराम जो किसान है, गंगाराम धाकड़ किसान का मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा होता है बच्चों, इसके मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा होता है। मृत्यु भोज के कार्यक्रम में सभी किसान एकत्रित होते हैं और पहली बार किशन सिंह के खिलाफ बच्चों आवाज उठाते हैं, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं बच्चों, साधु सीताराम दास करते हैं। अर्थात हम ये कहें कि साधु सीताराम दास की प्रेरणा से किसान प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि सही बात है अध्यक्ष साहब, हम कहाँ जा रहे हैं, हम उस किशन सिंह के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन की प्रेरणा किसने दी बच्चों, साधु सीताराम दास ने दी। ये प्रथम चरण बच्चों शुरू हो गया है बिजौलिया किसान आंदोलन का। अब देखिए आगे की रणनीति बनाते हैं, ये पूछते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए महाराज, साधु सीताराम दास से पूछते हैं, तो महाराज जी इनको जवाब देते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप तो सिर्फ इतना कीजिए कि आप कहाँ जाइए, मेवाड़ महाराणा के पास जाइए, मेवाड़ महाराणा के पास जाइए, वहाँ जाकर किसानों इसकी किशन सिंह की क्या कीजिए, आप इसकी शिकायत कीजिए, वो अपने आप इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसानों की ये बात समझ में आ जाती है कि सही बात है यार, इसके ऊपर तो महाराणा है और महाराणा ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। तो बच्चों किसान सबसे पहले क्या करते हैं, आपके दो व्यक्ति नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल को कहाँ भेजते हैं, मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए भेजते हैं। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। तो चलिए अगले उसमें क्या होता है बच्चों, किसानों की ओर से नानजी व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए, मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा जाता है, मिलने के लिए उदयपुर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है बच्चों, उदयपुर भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों बहुत, यानी किसे भेजा जाता है बच्चों, नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, किसे भेजा जाता है,
नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है बच्चों? मेवाड़ के महाराणा से बच्चों मिलने के लिए भेजा जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। किसे भेजा गया? नानजी व ठाकरे पटेल को आपके भेजा गया, उदयपुर में भेजा जाता है, ठीक है। अब 6 महीने तक तो बच्चों इनसे महाराणा मुलाकात ही नहीं करते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं बच्चों 6 महीने बाद महाराणा इनकी शिकायत सुनते हैं, इनकी शिकायत सुनते हैं। देखो बच्चों, मेवाड़ महाराणा वैसे भी बिजी थे, व्यस्त थे तो 6 महीने तक तो इनकी नानजी और ठाकरे पटेल की महाराणा से क्या है बच्चों, मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो 6 महीने तक महाराणा इनकी शिकायत, 6 महीने बाद महाराणा इनकी क्या है बच्चों, शिकायत सुनते हैं। ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। उसके बाद क्या है बच्चों, इनसे मुलाकात हो जाती है महाराणा से, और हामिद हुसैन नाम की एक समिति मेवाड़ महाराणा भेजते हैं बिजौलिया में। क्या करने बच्चों? एक तरीके से छानबीन करने या जांच करने। तो 6 महीने बाद जब महाराणा इनकी शिकायत सुनते हैं, तो 6 महीने बाद महाराणा इनकी शिकायत सुनते हैं और शिकायत सुनते हैं और हामिद हुसैन बच्चों, हामिद हुसैन नाम की समिति, हामिद हुसैन समिति को बिजौलिया जांच के लिए भेजते हैं, बिजौलिया जांच के लिए भेजते हैं। बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। हामिद हुसैन नाम की जो समिति है, हामिद हुसैन समिति को बच्चों क्या भेजते हैं, बिजौलिया जांच के लिए भेजते हैं। ये राजस्व अधिकारी थे बच्चों उस समय हामिद हुसैन, तो हामिद हुसैन समिति को कहाँ भेजते हैं बच्चों, बिजौलिया भेजते हैं, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? देखिए मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूं। मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए किसको भेजा जाता है बच्चों, नानजी व ठाकरे पटेल को। नानजी और ठाकरे पटेल से लगभग 6 महीने तक महाराणा नहीं मिलते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनकी जब मुलाकात होती है तो वो दास्तां सुनाते हैं कि किशन सिंह आपका जो ठिकानेदार है महाराज, वो लगातार अत्याचार कर रहा है किसानों पर, उसने 84 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं किसानों पर। इसके अलावा भी बच्चों, इसके अलावा महाराज वह क्या है, किसानों को प्रताड़ित करता है, बेगार लेता है, लाटा कुंटा करता है, इस तरह की कई घटनाओं को वो अंजाम दे रहा है महाराज। और आप एक बार उससे बात कीजिए महाराज, या हमारे लिए कोई समाधान कीजिए महाराज। ये वो तथ्य उनके सामने जब रखते हैं महाराणा के सामने, तो महाराणा हामिद हुसैन समिति को का गठन करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं बच्चों, बिजौलिया। हामिद हुसैन बच्चों भू राजस्व अधिकारी थे उस समय मेवाड़ के, लेकिन बाद में इनको हटा दिया जाता है। तो हामिद हुसैन समिति कहाँ जाती है बच्चों, मेवाड़। ये समिति बच्चों मेवाड़ पहुंचकर किसानों को सही ठहराती है। ये समिति महाराणा से कहती है कि किसान आपके सही बात बोल रहे हैं, जो किशन सिंह है उसने वास्तव में अत्याचार कर रखा है बच्चों। कौन कहता है? हामिद हुसैन कहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन मेवाड़ महाराणा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे किशन सिंह के बच्चों हौसले और बुलंद होते हैं। और जो नानजी और ठाकरे पटेल हैं बच्चों, ये दोनों, इन दोनों को निष्कासित कर दिया जाता है बिजौलिया से। किसके द्वारा बच्चों? ठिकानदार के द्वारा। ठिकानदार कौन? किशन सिंह के द्वारा नानजी व ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया जाता है, जिससे पूरे किसानों में भय उत्पन्न हो जाता है। ये तथ्य बच्चों, इसके बाद के कंसेप्ट आगे हम लिखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब लिखते हैं बच्चों, देखिए आगे एरो लगा के लिख लीजिए बच्चों। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों को सही बताया।
हामिद हुसैन ने तो क्या कहा बच्चों कि किसान बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वो परेशान है। तो हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों को सही बताया। लेकिन 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 बच्चों क्या हुआ, राज्य सरकार की ओर से, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कृष्ण सिंह के हौसले और बुलंद हो गए। ठीक है, अगली लाइन में हम देख सकते हैं बच्चों, नानजी व ठाकरे पटेल को ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया। ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया। नानजी व ठाकरे पटेल को बच्चों ठिकाने से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ये तथ्य भी बच्चों आपको याद रखना है। किसने किया बच्चों, किशन सिंह ने। किसने किया बच्चों, निष्कासित कर दिया गया। इसमें लिखें क्या, किशन सिंह के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाइए कि किसने किया बच्चों, किशन सिंह ने नानजी व ठाकरे पटेल को निष्कासित किया, क्योंकि ये दोनों क्या करके आए थे बच्चों, किशन सिंह की शिकायत करके आए थे। जब शिकायत करके आए थे तो महाराणा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, निष्कासित कर दिया किशन सिंह ने। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। एक बार पुनः पूरे बिजोलिया में ठिकानदार का भय या वर्चस्व बच्चों पनप गया, यानी उसके हौसले बुलंद हो गए। ये तथ्य आपको याद रखना है। चलिए अब बच्चों एक महत्वपूर्ण आपका लाइन है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, जिसमें वह चबरी कर लगा देते हैं किस पर बच्चों, किसानों पर। तो चलिए चबरी कर के रूप में अपन इसको लिखते हैं बच्चों। अगले तथ्य में इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए। किशन सिंह द्वारा, किशन सिंह लिखिए या कृष्ण सिंह लिखिए, किशन सिंह द्वारा सन 1903 में, कब बच्चों, सन 1903 ईस्वी में किसानों पर चबरी कर लगा देते हैं द्वारा लगाया गया। सन 1903 में किसानों पर चबरी कर लगाया गया। इससे चबरी कर की वजह से बच्चों पूर्ण रूप से आंदोलन एक व्याप्त आंदोलन बन जाता है, बिचौलिया किसान आंदोलन। क्यों बन जाता है बच्चों, क्योंकि चबरी कर क्या था, अभी चबरी कर को भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई किसान को अपनी बेटी की मतलब बालिका की या लड़की की शादी करनी होती थी तो ठिकानेदार को टैक्स देना पड़ता था। कहीं 5 रुपये लिखा आता है, कहीं 3 रुपये लिखा आता है बच्चों। तो पैसे से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या देना चाहिए, देना पड़ता था बच्चों, टैक्स देना पड़ता था। किसी भी किसान को यदि अपनी बेटी की शादी करनी है तो क्या देना पड़ा, टैक्स। जबकि अपने राजस्थान में किसी और की भी बेटी की शादी हो, अपन अचानक खाना खाने चल जाए तो अपन उसको उपहार देते हैं, भेंट देते हैं बच्चों, कुछ पैसे देते हैं कि चलिए बेटी का ब्याह है। लेकिन इसने क्या किया, अगर बेटी की शादी में आपको टैक्स देना है, किसके लिए, ठिकानदार को। जिससे क्या है, गाँव के बुजुर्ग, बिजौलिया के बुजुर्ग, सभी जो बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे बच्चों, वो किशन सिंह से नाराज हो गए। अर्थात उन्होंने कहा कि यार कि एक कैसा आदमी है तू, एक तो भाई दुनिया तो बेटी के शादी में देती है और तू उल्टा ले रहा है, तो इससे बड़ा तो पापी कोई नहीं है। इस तरीके से ये आंदोलन एक विकराल आंदोलन ले लेता है बच्चों, एक विकराल रूप ले लेता है यहाँ से। तो किशन सिंह ने बच्चों क्या किया, चबरी कर लगा दिया नया टैक्स के रूप में। कब लगाया बच्चों, 1903 में। ये बात आपको याद रखनी है। तो किशन सिंह द्वारा सन 1903 ईस्वी में किसानों पर चबरी कर बच्चों लगा दिया गया। ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस लाख के अनुसार बच्चों क्या होता था, हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी में 5 रुपये ठिकानदार को देना पड़ता था। तो आप चबरी कर में लिख लीजिए, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, पहले चबरी कर, चबरी कर। अब इसमें लिखेंगे, इस कर में लड़की की शादी पर
लड़की की शादी पर टैक्स के रूप में ठिकानेदार को 5 रुपये टैक्स देना होता था। यानी लड़की की शादी करोगे आप तो आपको 5 रुपये भिजवाने हैं ठिकानेदार साहब के घर पे। तो ये क्या था बच्चों, चबरी कर था। तो चबरी कर, इस कर में ऐसे लिख लेना, इस कर में लड़की की शादी पर टैक्स के रूप में ठिकानेदार को 5 रुपये देना होता था, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, चबरी कर बोलते हैं। कहीं 5 लिखा आता है बच्चों किताबों में, कहीं 3 भी लिख रहा है। आप इस रुपये पर कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये याद रखना कि लड़की की जब भी आप शादी करोगे तो आपको टैक्स देना है ठिकानेदार को। वो क्या था बच्चों, चबरी कर। किसने लगाया बच्चों, किशन सिंह ने। ये तथ्य आपको याद रखना है। यहाँ से पूरा एक आंदोलन क्रांतिकारी रूप में बदल जाता है, क्योंकि लोगों ने लड़कियों की शादी करना तक बंद कर दिया था। लोग बिजौलिया छोड़कर पलायन करने लगे थे बच्चों। नीमच वाले आपके जो इलाका है एमपी का, उधर पलायन करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे ठिकानेदार पर दबाव आया, यानी किशन सिंह पर बच्चों दबाव आने लगा, प्रेशर आने लगा, और उसने बाद में इस कर को समाप्त कर दिया। ये तथ्य हम आगे लिखेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आप, अब अगली लाइन से बच्चों एरो लगा कर लिखिए। इस कर के भय से किसानों ने अपनी बेटियों की या लड़कियों की, ये समझ लीजिए, बेटियों की शादी करना बंद कर दिया बच्चों। शादी करना ही बंद कर दिया। लगभग 2 साल तक शादी नहीं की किसी भी कन्या की, क्योंकि चबरी कर देना पड़ता था। एक तो फसल नहीं हो रही, ऊपर से खेती का टैक्स अलग, और शादी करें तो वो ठिकानेदार को भेजना वो अलग। 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात थी बच्चों। तो इस करके भय से किसानों ने अपनी बेटियों लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया। कई किसान सीमावर्ती राज्यों में पलायन करने लगे। कई किसान सीमावर्ती राज्यों में बच्चों क्या करने लगे, आपके पलायन करने लगे। ये तथ्य भी बच्चों आपको याद रखना है। कई किसान सीमावर्ती राज्यों में भागने लगे बच्चों, किसकी वजह से, चबरी कर की वजह से। ठीक है, किसानों ने विरोध स्वरूप में अन्य कर भी देना बंद कर दिया। किसानों ने विरोध स्वरूप में अन्य कर भी देना बंद कर दिया बच्चों। देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। किशन सिंह ने कौन सा कर लगाया बच्चों, चबरी कर लगाया। किशन सिंह ने जब चबरी कर लगाया तो विरोध स्वरूप में किसानों ने क्या किया बच्चों, अन्य कर भी देना बंद कर दिया, कि तू हमारी बेटी की शादी पर हमसे पैसे ले रहा है ना, ले, तुझे और भी पैसे नहीं देंगे हम। इसके अलावा अब पलायन करना प्रारंभ कर दिया। जो गरीब किसान थे बच्चों, अन्य सीमावर्ती राज्यों में भागने लगे। उसके अलावा अपनी बेटियों की शादी करना तक बंद कर दिया, क्योंकि 5 रुपये टैक्स देना पड़ता था। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं कि किस तरह किशन सिंह ने ये कर को आधा कर दिया, और जो है एक तरीके से हम कहेंगे किसानों की यह प्रत्यात्मक जीत हो गई थी। चलिए लिखिए, चलिए अब देखिए अगली लाइन लिखिए बच्चों। यहां से लिखिए आप एरो लगाकर, ठिकानेदार पर यानी किशन सिंह पर, ठिकानेदार पर दबाव बढ़ने लगा एवं महाराणा के भय से उसने चबरी कर को आधा कर दिया।
आधा कर दिया, मतलब आधा 2.5 रुपये देना है, चवरीकर को आधा 2.5 रुपीज़ लिख लो, इसमें आधा कर दिया। यह किसानों की, यह किसानों की अप्रत्याक्ष्मक ऐसे लिख लो, अप्रत्याक्ष्मक यानी अप्रत्याक्ष्मक जीत थी, अप्रत्यक्ष मत जीत थी। देखिए अप्रत्यक्ष मत का मतलब होता है बच्चों कि उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन वह अल्पकालीन रूप से जीत गए। अप्रत्यक्ष मत बोले या क्या बोले, यहाँ क्या लिख लो, बात एक ही है। अप्रत्यक्ष मत जीत थी, किसकी थी बच्चों? किसानों की थी। क्यों थी? क्योंकि उसने कर्ज जो है वापस ले लिया। तो अप्रत्यक्ष मत जीत थी किसानों की, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक तथ्य ये भी जोड़ सकते हैं बच्चों कि इसकी किसान सिंह की बच्चों क्या हो जाती है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। जैसे ही किसानों को थोड़ी शांति मिलती है उसके बाद किशन सिंह की बच्चों मृत्यु हो जाती है। तो 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह बिजौलिया के नए ठिकानेदार बने। 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बनते हैं। देखो बच्चों, बनते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। किशन सिंह ने कर वापस ले लिया, किसानों से थोड़ी अनबन थी वो मिट गई, लेकिन जैसे ही अनबन मिटी बच्चों किशन सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह जो है बिजौलिया के नए ठिकानेदार बन गए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा एक बार मैं आपको शुरू से रिवाइज करवाऊं। राजनीतिक जन जागरण बच्चों हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किसान आंदोलन प्रारंभ किए। कल की वीडियो में बच्चों हमने विभिन्न भूमि कर, भूमि टैक्स, भूमि लगान, उन सब तथ्यों को देखा था। उसके अलावा क्या किस किस तरीके से राजस्व व्यवस्था या भूमि को प्रकार में वर्गीकृत किया, ये भी हमने इसमें देखा था। आज बच्चों हमने किसान आंदोलन के कारण पढ़ी। लाटा कुंटा, बेगार लगाना, किसानों पर कर्जा बढ़ना, भारतीय किसानों का अपमान और कर या लगानों में लगातार वृद्धि करना, ये बच्चों मूल कारण है। उसके अलावा बच्चों हमने बिजौलिया किसान आंदोलन एक पढ़ने का प्रयास किया। बिजौलिया मूल रूप से भीलवाड़ा में पड़ता है। रियासत पूछे तो आपको मेवाड़ याद रखना है बच्चों। आपके जो बिजौलिया है बच्चों, यहाँ पे आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में, और कब खत्म हुआ बच्चों? 1941 में। लगभग 44 वर्ष बच्चों ये किसान आंदोलन चला। बिजौलिया की स्थापना बच्चों अशोक परमार के द्वारा की गई थी। राणा सांगा ने अशोक परमार को कहाँ की जागीर दी बच्चों? उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। और जो अशोक परमार है बच्चों मूल रूप से भरतपुर के थे। तो अशोक परमार के द्वारा खानवा के युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। राणा सांगा के पूर्ण सहयोग किया, इसलिए राणा सांगा खुश हुए और उपरमाल की जागीर जो है बच्चों इसको प्रदान की। किसको? राणा सांगा को। बिजौलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे बच्चों, ये भी तथ्य बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बिजौलिया के शासक बनते हैं बच्चों केशवदास। केशवदास मृदुल भागी होते हैं, सहयोगी होते हैं किसानों के। जब मराठा आक्रमण करते हैं तो वो किसानों से सहायता प्रदान करते हैं, यानी किसानों से सहायता लेते हैं और मराठाओं को खदेड़ देते हैं इस क्षेत्र से। ये सिलसिला बच्चों किसके टाइम तक चलता रहा? गोविंद दास के टाइम तक भी चलता रहा। गोविंद दास जो ठिकानेदार थे बच्चों, इनकी मृत्यु हो जाती है 1894 ईस्वी में और नए ठिकानेदार बच्चे बनते हैं बच्चों किशन सिंह। किशन सिंह 84 प्रकार की टैक्स लगाते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? किशन सिंह के विरुद्ध सबसे पहले 1895 में आवाज उठाई जाती है, जिसका वे दमन कर देते हैं। लेकिन 2 साल बाद एक किसान के मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था बच्चों गंगाराम किसान के। किसके बच्चों? गंगाराम किसान के। जब इनके मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा है तो सभी किसान बच्चों एकत्रित हुए थे और उसमें बातें कर रहे थे कि किस तरह इस किशन सिंह से छुटकारा पाया जाए, इन टैक्सों से छुटकारा पाया जाए। साधु सीताराम दास जी मिल जाते हैं। साधु सीताराम दास उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इसकी शिकायत किससे कीजिए? मेवाड़ महाराणा से कीजिए। मेवाड़ महाराणा से बच्चों शिकायत करने नानाजी व ठाकरे पटेल को भेजा जाता है। 6 महीने तक मेवाड़ महाराणा इन दोनों से नहीं मिलते हैं। 6 महीने बाद जब मिलते हैं तो इनको आश्वासन देते हैं कि मैं एक समिति का गठन करके आपके मेवाड़ भेजूंगा, उसके आपके बिजौलिया भेजूंगा। समिति आती है बच्चों, हामिद हुसैन नाम से एक समिति का गठन करते हैं। हामिद हुसैन नाम के व्यक्ति को बिजौलिया भेजा जाता है, जो कि किसानों की दिक्कतों को सही बताते हैं, यानी वास्तविक रूप में किसान परेशान है, ये रिपोर्ट वह प्रस्तुत करते हैं। हामिद हुसैन की ये बात सुनने के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, अर्थात मेवाड़ महाराणा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नानजी और ठाकरे पटेल
को निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो किशन सिंह के हौसले और बुलंद हो जाते हैं कि अब तो महाराणा भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो जिससे हौसले बुलंद हो गए तो नानजी व ठाकरी पटेल जैसे ही किशन सिंह को दिखते हैं, इन दोनों को निकाला दे दिया जाता है ठिकाने से, और किशन सिंह के द्वारा सन 1903 में चबरी कर लगा दिया जाता है, जिससे पूरे एक आंदोलन को क्रांति के रूप क्रांति मिल जाती है बच्चों, एक गति मिल जाती है। क्योंकि चबरी कर जो था, लड़की की शादी पर 5 रुपये आपको ठिकानेदार को देना होता था, ये चबरी कर था बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा कि इस करके वैसे लोगों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया, लड़कियों की शादी करना प्रारंभ कर दिया, जमीन जोतना भी वो बंद कर दिया बच्चों। यानी इस करके वैसे लड़कों किसानों ने बच्चों शादी करना बंद कर दिया, पलायन करना प्रारंभ कर दिया और जमीनों को जोतना भी बंद कर दिया। नई जो आपके पास के जो सीमावर्ती राज्य थे उनमें पलायन करना उन्होंने प्रारंभ किया था बच्चों। और किसानों ने विरोधा स्वरूप में अन्य टैक्स देना भी बच्चों बंद कर दिया। ठिकानेदार पर दबाव बढ़ने लगा कि भाई टैक्स क्यों नहीं आ रहा आपके क्षेत्र से। जब दबाव बढ़ने लगा तो वह डर गया कि मुझे कहीं ठिकाने से निष्कासित न कर दिया जाए, इसलिए वह इस कर को आधा कर देता था, 2.5 रुपये आधा कर देता है बच्चों इस कर को। और किसानों की यह प्रत्यक्ष मत जीत होती है बच्चों। इसके अलावा 1906 में किशन सिंह की बच्चों मृत्यु हो जाती है। जैसे ही किसानों को राहत मिली ये मर जाता है और नया शासक बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह बनते ही बच्चों तलवार बनाई एक कर होता है वो किसानों पर थोप देता है, जिससे क्या है किसान और परेशान हो जाते हैं। कल की क्लास में हम यही तथ्य आगे पढ़ने वाले हैं। बिजोलिया आंदोलन जो है पार्ट 2 में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। चलिए हंसते रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में बच्चों व्यस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खम्मा गणी, राम राम।